द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत की राजनीति का चैप्टर 1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता है कि स्वतंत्र भारत की राजनीति के पार्ट 1 हमने पहले कवर कर लिया है, जो चैप्टर 1 का था, और आज इस वीडियो में इसका पार्ट 2 करेंगे। और जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो आपको दोस्तों पीछे बोर्ड पर दिख ही होगा। जी हाँ, हम टॉपिक कवर करने वाले हैं रजवाड़ों की विलय की समस्या। जैसे आप सभी को पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ ही भारत का विभाजन भी होता है, यानी हमें आज़ादी के साथ साथ जो है विभाजन की विभीषिका भी झेलनी पड़ी। और इसी में हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है रजवाड़ों के विलय का। तो चलिए जान लेते हैं कि भारत में रजवाड़ों के विलय में कौन कौन सी समस्याएं आई और वो कौन से रजवाड़े हैं जिनको विलय करने में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो चलिए बात कर लेते हैं रजवाड़ों के विलय की। तो दोस्तों, आज़ादी के समय यानी 1947 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद होते हैं, तो आज़ादी के समय भारत में रजवाड़ों की जो कुल संख्या थी वो कुल संख्या 565 थी। यहाँ लगभग 565 देसी रजवाड़े उस समय हमारे भारत में मौजूद थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये आई जब 3 जून 1947 को विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा रजवाड़ों के सामने यानी यह विकल्प रख दिया गया रजवाड़ों के सामने कि रजवाड़े या तो स्वतंत्र रह सकते हैं, या भारत में रह सकते हैं, या पाकिस्तान यानी भारत या पाकिस्तान में विलय कर सकते हैं, या रजवाड़े अपनी स्थिति जो यथा स्थिति थी उसे बहाल कर वो स्वतंत्र रूप से रह सकते थे। ये सबसे बड़ी समस्या थी हमारी, यहाँ सबसे बड़ी समस्या। सोचिए 565 देसी रियासतें, 565 देसी रजवाड़े, अगर ये 565 देसी रजवाड़े अलग अलग रजवाड़े के तौर पर अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखते, तो आज भारत का नक्शा जिसको हम आज देख रहे हो वैसे दिखाई नहीं देता। बट 565 देसी रजवाड़ों को पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और तमाम प्रकार के जो हमारे उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे, उनके सहयोग से इन 565 देसी रजवाड़ों को हमने भारत में विलय करने में सफलता पाई। बट इस सफलता में कुछ समस्याएं भी आई, और इस सफलता में जो सबसे बड़ा योगदान था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। जी हाँ, तो हम जान लेते हैं वो कौन से देसी रजवाड़े हैं जिसके विलय में हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं वो रजवाड़े जो सबसे पहले भारत से यानी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते, वो है सबसे पहले जो है त्रावणकोर। तो सबसे पहले त्रावणकोर द्वारा जो है अपने आप को क्या कर लिया गया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया गया। यानी जो त्रावणकोर राज्य था, त्रावणकोर रजवाड़ा था, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, उसने आपको आज़ाद घोषित कर दिया। और उसने कहा कि मैं ना तो पाकिस्तान का हिस्सा हूँ ना ही भारत के हिस्सा हूँ, मैं अलग अपने स्वतंत्र होने का उसने दम भर लिया। और इसी की देखा देखी हैदराबाद, ठीक है, भोपाल के नवाब ने भी स्वतंत्र होने की अपनी अपनी मांगे मानवानी शुरू कर दी। अब अगर हम सभी रजवाड़ों इसी तरह स्वतंत्र रहने की बात करते तो भारत पूरी तरह से टूट जाता, ठीक है। और लगभग सभी रजवाड़े जो 565 देसी रजवाड़े थे, उनमें सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद भारत की नई सीमाओं से मिलती थी, हमने 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल कर ली। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 से पहले बहुत सारे रजवाड़े, अधिकतर रजवाड़े जो है भारतीय संघ में शामिल हो जाते हैं। और जिस संधि पर, जिस सहमति पत्र पर ये भारतीय रजवाड़े हस्ताक्षर कर शामिल होते हैं, उस सहमति पत्र को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जी हाँ, ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है क्या, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब होता है कि इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। यानी ये एक प्रकार की ट्रीटी थी, एक प्रकार की संधि थी, और ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सहमति पत्र था। और इस सहमति पत्र पर जो भी रजवाड़े सिग्नेचर कर रहे थे, जो साइन कर रहे थे, तो उसका अर्थ ये था कि ये रजवाड़े जो है भारतीय संघ में विलय होने पर पूरी तरीके से सहमत हैं। बट हर रजवाड़ों के साथ ऐसा नहीं था। कुछ रजवाड़े जो थे जिनके विलय करने में बहुत सारी कठिनाइयों, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो अगर हम बात करें तो वो रजवाड़े थे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। तो ये जो 4 रजवाड़े हैं, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर,
इनको भारत में विलय करने में हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और उनकी सूझबूझ से इन देशी रजवाड़ों को भी हमने भारत में विलय कर लिया। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और इसी लौह पुरुष के द्वारा ही भारतीय रजवाड़ों को भारत में शामिल किया गया, यानी उनकी बहुत ही प्रमुख भूमिका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमारे इस टॉपिक में एक अलग टॉपिक ऐड किया गया है, हम उसके बारे में हम बात करेंगे अलग से, ठीक है। अभी जान लेते हैं सबसे पहले हैदराबाद, कि हैदराबाद को कैसे भारत में विलय किया गया। क्लियर। तो हैदराबाद, तो दोस्तों हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी, यानी उस समय भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक रियासत थी हैदराबाद। और हैदराबाद के जो कुछ हिस्से थे, जैसे आज के जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है, तो हैदराबाद के कुछ हिस्से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से भी मिलते थे। आज के कर्नाटक हैदराबाद से मिलते थे, ठीक है। और हैदराबाद का शासक जो था उसे निजाम कहा जाता था। जी हाँ, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। और हैदराबाद का जो शासक निजाम था उस समय दुनिया में सबसे दौलतमंद व्यक्तियों में शुमार था, यानी सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक माना जाता था जो हैदराबाद का निजाम था। अब हैदराबाद पूरी तरीके से अपने आप को स्वतंत्र मानती थी। उसका कहना था कि भाई मैं स्वतंत्र रहूँगा, मैं ना तो पाकिस्तान के साथ विलय करूँगा ना ही भारत के साथ विलय करूँगा। लेकिन हैदराबाद की अगर हम भौगोलिक स्थिति को देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और तमाम लोगों को यही मानना था कि हैदराबाद आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं समस्या खड़ी कर सकता था। तो इसलिए हैदराबाद को हमें भारत में मिलाना था किसी भी कीमत पर। और इसको लेकर कई प्रकार की समस्या आई। और हैदराबाद में ये भी चीज़ थी कि हैदराबाद की जो 85% जनसंख्या थी वो हिंदू थी और अधिकतर जनसंख्या जो थी वो भारत में विलय करने की बात कर रही थी, कि वो भारत में मिलना चाहते थे। बट जो वहाँ का निजाम था, हैदराबाद का जो शासक था, उन्होंने इस पूरे आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश करी, भारत में विलय के दबाने की पूरी कोशिश करी। और जब इसको लेकर किसानों द्वारा, जो तेलंगाना के किसान हैं, हैदराबाद के निजाम द्वारा उन पर जो है काफ़ी जुल्म उठाए गए, महिलाओं पर काफ़ी जुल्म उठाया गया। तो हैदराबाद के जो निजाम है उसके जुल्म के खिलाफ, उसके जो है उसके अत्याचार के खिलाफ जब लोग इकट्ठा होते हैं और आंदोलन करने की कोशिश करते हैं तो उसको दबाने की कोशिश की गई थी हैदराबाद के निजाम के द्वारा। इसी के बीच अगर हम बात करें दोस्तों, तो निजाम ने जो ना 1947 के नवंबर में ही भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया था। यानी जो हैदराबाद का निजाम था उसने भारत के साथ एक संधि की। संधि क्या थी? संधि ये थी कि उसे ये कहा गया कि भाई मेरी जो स्थिति है वो मेरी स्थिति क्या रहेगी? स्वतंत्र रहेगी। और वो जो सिग्नेचर किया गया था वो 1 साल के लिए किया गया था, हमेशा के लिए नहीं किया गया था। तो यथास्थिति बहाल करने के लिए 1 साल की संधि की गई। लेकिन हैदराबाद के शासक ने तेलंगाना के किसानों के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया, महिलाओं के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया। और जो महिलाओं और किसान दुखी थे उनके द्वारा हैदराबाद के निजाम के खिलाफ जो आंदोलन शुरू कर दिया गया। और जब आंदोलन शुरू होता है तो क्या होता है? जब आंदोलन शुरू होता है तो हैदराबाद के निजाम ने इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। जैसे आप हमेशा देखते हैं कि आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जाता है, चाहे आप फ्रांसीसी क्रांति की बात कर लें, रूसी क्रांति की बात कर लें, जितनी भी क्रांति है वहाँ पर आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया है। तो इसी तरह हैदराबाद निजाम ने भी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। और इस दबाने के लिए हैदराबाद निजाम ने अपने अर्धसैनिक बल, जी हाँ, हैदराबाद के निजाम ने अपने अर्धसैनिक बल, ये स्पेस नहीं चल रहा है, मैं एक बार दूसरे लेता हूँ। तो हैदराबाद के निजाम ने क्या किया? अर्धसैनिक बल भेजे। और वो जो हैदराबाद निजाम के अर्धसैनिक बल थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें रजाकार कहा जाता था। रजाकार एक प्रकार से कह सकते काफ़ी अत्याचारी थे, वो काफ़ी जुल्म उठाते थे, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता था। तो इस प्रकार से हैदराबाद की जनता को बचाने के लिए भारतीय सेना द्वारा सितंबर 1948 में वहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया। भारतीय सेना भेजी गई, ऑपरेशन चलाया गया। और उस ऑपरेशन को हम ऑपरेशन पोलो की संज्ञा देते हैं। ऑपरेशन पोलो, याद रखना, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को जो है भारत में विलय किया गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदराबाद को किस सैनिक कार्रवाई द्वारा भारत मिलाया गया, तो सैनिक कार्रवाई का नाम क्या था? तो उस सैनिक कार्रवाई का संज्ञा दी गई थी ऑपरेशन पोलो। तो हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के माध्यम से भारत में विलय किया गया था। तो यहाँ तक हैदराबाद को हमने भारत में अंततः विलय कर लिया। अब
अगली रियासत आती है दोस्तों, वह है मणिपुर। मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर के राजा थे राजा बोधचंद्र सिंह। ठीक है, मणिपुर आप पूर्वी भारत की बात करें, पूर्वी भारत का एक राज्य है मणिपुर, तो वो उसके राजा कौन थे? राजा बोधचंद्र सिंह। और राजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ जो है भारतीय संघ में अपने रियासत के विलय के लिए जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, जो सहमति पत्र था, उस पर हस्ताक्षर कर लिए थे। और उस पर हस्ताक्षर करने के एवज में भारतीय सरकार द्वारा जो है मणिपुर को एक रियायत दी गई। रियायत क्या थी? मणिपुर को यह रियायत दी गई कि मणिपुर जो है अपने आंतरिक, जी हाँ, मणिपुर को अपने आंतरिक स्वायत्ता, यानी उसकी जो आंतरिक स्वायत्ता वो बरकरार रहेगी, वो आंतरिक रूप से वो अपने नियम को निर्माण कर सकता है और इस सहमति पत्र पर मणिपुर जो हस्ताक्षर कर देता है। जून 1948 में जो है वहां पर मणिपुर में चुनाव कराए जाते हैं और जब मणिपुर में चुनाव हो जाता है तो मणिपुर में जो है संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो जाता है। याद रखना, जून 1948 में मणिपुर में चुनाव कराए जाते हैं और उस चुनाव के बाद मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। और ये चुनाव जो था आजाद भारत का पहला चुनाव था जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया। याद रखिएगा, 1948 का चुनाव, मणिपुर का चुनाव आजाद भारत का पहला चुनाव था जिसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया और उसके बाद मणिपुर का भारत में विलय हो जाता था। जो मणिपुर की कांग्रेस थी उसका कहना था कि भाई मणिपुर को भारत में मिलना चाहिए, लेकिन मणिपुर के जो पार्टियां थी उनका मानना था कि वो स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन अंततः मणिपुर को भारत में विलय कर लिया गया। ठीक है, तो ये मणिपुर को किस प्रकार से विलय किया गया, हैदराबाद को किस प्रकार से विलय किया गया। इसी प्रकार से दोस्तों जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ दक्षिण पश्चिम में, भारत के पश्चिम दक्षिण में स्थित एक रियासत थी और इसके जो शासक थे उसका नाम था महाबत खान। ठीक है, और महाबत खान का पूरी कह सकते हैं कि ये भी स्वतंत्र रहना चाहते थे। और जूनागढ़ अगर भौगोलिक दृष्टि देखा जाए, भारतीय सीमा की दृष्टि देखा जाए, भारत की रक्षा की दृष्टि देखा जाए, हमारी विदेश नीति की दृष्टि देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण रियासत थी। इसको हम किसी भी हालत में भारत से बाहर नहीं जाना देना चाहते, या पाकिस्तान के साथ ये इसको मिलने नहीं दे सकते थे। अगर ये पाकिस्तान के साथ जाती तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती। अंततः हमें यहाँ पर सैनिक कार्रवाई द्वारा दिसंबर 1947 में जूनागढ़ को हमने भारत में विलय कर लिया। क्लियर। अब एक रियासत बचती हुआ है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर, इसके बारे में आप सब लोग भली भांति जानते हैं। जम्मू कश्मीर जो है एक ऐसी रियासत थी जो पाकिस्तान और भारत के बीच में स्थित थी और जम्मू कश्मीर के जो शासक थे उस समय थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह या तो आप कह सकते वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। जब लॉर्ड माउंटबेटन से उनकी मुलाकात होती है, उस बात पर चर्चा होती है, तो वो आज़ाद रहने की बात कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसी बीच जो है पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर पर जो है आक्रमण कर दिया जाता है, घुसपैठ भेज दिए जाते हैं और उस घुसपैठ से बचने के लिए जम्मू कश्मीर ने क्या, राजा जो हरि सिंह थे, जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत ने मदद देने से इनकार कर दिया, क्योंकि हमारा तो विदेश नीति कि हम किसी भी आंतरिक या किसी भी देश के आंतरिक जो है माहौल में हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। अंततः ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के राजा ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन कर दिए। अब जब विलय पत्र पर साइन हो जाता है उसके बाद हमने भारतीय सेना वहाँ भेज दी और हमने कबायलियों को वहाँ से खदेड़ दिया। और हालांकि पूरे कश्मीर को तो नहीं हम विलय कर पाए, कश्मीर कुछ भाग को हमने विलय किया और कुछ भाग जो आज भी पाकिस्तान का हिस्सा बना हुआ है। कुछ लोगों को कहना है कि यहाँ से हमने वीपी मेनन को 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना कर दिया गया था हवाई जहाज से और वीपी मेनन ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर करवा लिए। कुछ लोगों का मानना है कि जो राजा हरि सिंह है उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर किए ही नहीं। तो तमाम प्रकार की कहानियाँ किदवंतियाँ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अंततः हमने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर लिया। किंतु बंधु परंतु वाली सिचुएशन तो बहुत सारी है, इसके बाद हम बहस बाद में करेंगे। बहस का बहुत बड़ा मुद्दा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा कि बाद में कि भाई उन्होंने ये बात मान ली थी कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, बट ये जनमत संग्रह करवाना या करवाया ही नहीं गया, या वो उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी कि जनमत संग्रह कराया जा सके। अंततः जम्मू कश्मीर आज भी इस ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। तो जम्मू कश्मीर को 26-27 अक्टूबर को, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से भारत में विलय कर लिया गया। तो हम भारत को, जो भारत के देशी रजवाड़े थे, अंततः उन्हें भारत में विलय करने में सफल होते हैं। कुल 565 लगभग 565 देशी रियासतों भारत में विलय किया गया और इस विलय में जो सबसे बड़ा योगदान रहता है वो योगदान होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का।
और उस समय जैसे आप सभी को पता ही होगा कि उस समय भारत के जो सुरक्षा सलाहकार थे वो थे वीपी मेनन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर जरूर